नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री, कल्चर एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। मित्रों, आज फिर हिंदी साहित्य के इतिहास पे एक छोटा सा वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज की चर्चा का विषय है संस्मरण, अर्थ, तत्व व विकास यात्रा। तो वास्तव में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो हिंदी साहित्य के कोर्स डिजाइन किए गए हैं तो उनमें ये सब टॉपिक्स रखे गए हैं तो इसलिए उसके ऊपर कुछ वीडियोस आने वाले दिनों में बनाऊंगा जो छात्रोपयोगी होंगे। तो जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, जैसे जैसे हिंदी साहित्य में गद्य का विकास होता गया, धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि उसके अंतर्गत कथा, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध इत्यादि बहुत सारी विधाओं का विकास हुआ साथ साथ। तो उसी तरह से संस्मरण भी साहित्य लेखन की एक विधा है। और संस्मरण हम ये कह सकते हैं कि कथा साहित्य के अंतर्गत संस्मरण भी हमें प्राप्त होते हैं और इनकी जो समीपता है वो कहानी के अधिक नज़दीक है, क्योंकि संस्मरण में भी जो बातें हमें याद होती हैं, जिनके आधार पे हम संस्मरण लेखन करते हैं, तो ऐसा ही लगता है जैसे हम किसी कथा का ही वाचन कर रहे हैं। तो इसलिए कथा या कहानी के साथ इसकी समीपता मानी जा सकती है। तो संस्मरण से हमारा अभिप्राय कथा साहित्य के उस अंग या वर्ग से है जहां यथार्थ की प्रधानता रहती है। तो आप इस शब्द पर ध्यान दें, यथार्थ, यानी संस्मरण और यथार्थ ये एक दूसरे के लिए आवश्यक है। संस्मरण हम किसका लिखते हैं? संस्मरण हम लिखते हैं यथार्थ, जो कुछ भी हमारे समक्ष घटा रहता है, जो कुछ भी हमने देखा रहता है, जो हमारी याददाश्त में रहता है, जो हमारा अपना व्यक्तिगत जीवन का अनुभव होता है, वही हमारा संस्मरण होता है। कहानी काल्पनिक हो सकती है, परंतु संस्मरण सत्य, अनुभव और यथार्थ पर आधारित होता है। तो मित्रों, संस्मरण में यथार्थ एक तरह से सच्चाई का रूप धारण करता है और वो हमारे लेखन में दिखाई देता है। यानी कोई भी हमारे लेखन से मतलब जो भी संस्मरण का लेखक है उसके लेखन में दिखाई पड़ता है। तो बीती हुई घटना जिसका कोई ठोस आधार होता है और ऐसी घटना जो देखी गई है, जानी गई है, जिसका प्रत्यक्ष किया गया है, तो जिसके पात्र हमारे परिचित हैं, जिस घटना के, जिसे हमने बहुत नज़दीक से अनुभव किया हुआ है, तो वही हमारे लेखन में संस्मरण के रूप में प्रकट होता है। तो संस्मरण में वैयक्तिक संबंधों की झांकी सुरक्षित रहती है और याददाश्त व अनुभव पर आधारित विवरण प्रस्तुत किया जाता है। बहुत सारे आलोचकों का यह मानना है कि संस्मरण लेखन वास्तव में आत्मचरित लेखन जैसा ही होता है, क्योंकि संस्मरण जब हम लिखते हैं तो संस्मरण लेखन में आप कह सकते हैं कि जो अपना व्यक्तिगत अनुभव होता है वही लिखा जाता है। तो इसलिए उसकी तुलना आत्मचरित लेखन से भी की गई है। तो संस्मरण में व्यक्तिगत अनुभूतियों और संवेदनाओं के साथ साथ कल्पना का कोमल स्पर्श भी रहता है। इसे आप स्पर्श पढ़ें, वो मात्रा यहाँ गलत हो गई है। तो एक बात यहाँ ध्यान में रखना है हमें कि संस्मरण जो है वास्तव में क्या है? साहित्य की एक विधा है। तो साहित्य की एक विधा है तो साहित्य की अपनी कुछ मांग होती है। तो इसलिए संस्मरण जब लिखा जाता है तो संस्मरण लिखते समय व्यक्ति जो उसकी अनुभूतियां हैं वो लिखता है, जो उसकी संवेदनाएं हैं उनको वो प्रकट करता है, लेकिन साथ ही साथ उसे अच्छा और रुचिकर बनाने के लिए कल्पना का कोमल स्पर्श भी उसमें देखा जा सकता है।
लेकिन उससे यथार्थ के ऊपर कोई आंच नहीं आती, यानी जो सच्चाई है उसके ऊपर कोई आंच नहीं आती। प्रस्तुतिकरण ज़्यादा अच्छे तरीके से करने के लिए कई बार जो है उसमें हमें इस तरह के शब्दों का चयन करना पड़ता है, इस तरह की भाषा का जो संस्मरण लेखक है वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कोई घटना जो अतीत में घटी हुई है वो घटना सजीव रूप में सामने पाठक के आ जाती है। जब पाठक पढ़ने लगता है तो ऐसा लगता है जैसे चलचित्र की तरह वो घटना उसके सामने आ रही है। तो इस तरह से हम अनुभूतियों और संवेदनाओं के विचार से संस्मरण को निबंध के समीप भी मान सकते हैं। फिर दोनों में एक तरह की आत्मीयता रहती है और एक तरह का व्यक्तित्व प्रदर्शन होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि उन दोनों विधाओं में अंतर स्पष्ट नहीं है। सच तो यह है कि जिस कथा तत्व के कारण संस्मरण कहानी के अधिक नजदीक दिखाई देता है वह निबंध में नहीं दिखाई देता, क्योंकि वहां तो निबंध में अगर देखा जाए तो निबंध की विशेषता क्या होती है? निबंध की विशेषता होती है विचारों की प्रधानता है। वहां विचारों की प्रधानता रहती है। निबंध जो है वो उसके एक एक शब्द एक एक पंक्ति जो है उसमें एक दर्शन दिखाई देता है, उसमें बहुत गहरी सोच के बाद निबंध लिखा जाता है, तो वहां विचारों की प्रधानता रहती है। संस्मरण में यथार्थ और सच्चाई की रक्षा करते हुए विषय के कलेवर का निर्माण किया जाता है। ये ठीक है कि संस्मरण में यथार्थ घटना या पात्र को विषय का रूप दिया जाता है, पर इसका अर्थ यह नहीं होता कि वहां इतिहास की तरह कोरा वर्णन ही रहता है। संस्मरण में यथार्थ और सच्चाई की रक्षा का निरंतर प्रयास किया जाता है और कल्पना के कलात्मक स्पर्श के कारण संस्मरण कहानी के तत्व से मुखरित रहता है। संस्मरण के अंतर्गत जो भी विवरण हमें प्राप्त होता है वह अन्विति से दूर नहीं होता है, वरन उसका निर्माण वहां पूरी तरह से किया जाता है। वैयक्तिक संबंधों की चर्चा के कारण हम वहां आत्मीयता की छाप पूरी तरह से परिलक्षित कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जिनसे प्रभावित हुआ जाता है, जो हमें प्रभावित करते हैं, वही संस्मरण के विषय बनते हैं। तो प्रभाव की दृष्टि से विचार करने पर यह कहना उचित होगा कि पात्र, स्थान और घटना आदि ही हमें अपने प्रभाव का शिकार बनाते हैं। यानी कि पात्र, स्थान और घटनाएं जो हैं वो हमारे मन मस्तिष्क पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। अतः वैसी अवस्था में जब संस्मरण लेखक जो है जब संस्मरण लिखने लगता है तो उसके अंदर बहुत सारी बातें जो है उसको प्रभावित करती हैं। श्रद्धा है, संवेदना है, सहानुभूति है, तो इन सब का प्रत्यक्ष संस्मरण में होता है। और यही कारण है कि संस्मरण अधिकतर एकांगी होते हैं। और एक और विशेष बात ध्यान में रखनी होती है कि बहुत सारे संस्मरणों में हमें भावुकता दिखाई पड़ती है, मार्मिकता दिखाई पड़ती है, और इसे संस्मरण की जान कहा गया। अधिकांश आलोचक संस्मरण को एक नई विधा के रूप में मानते हैं जो कथा साहित्य में स्थान ग्रहण करने में समर्थ है। एक बात और है कि संस्मरण में जिस काल का संस्मरण होता है तो उस काल के इतिहास की झलक भी दिखाई पड़ती है। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति स्वतंत्रता आंदोलन के समय का अपना अनुभव लिख रहा है, अपना संस्मरण लिख रहा है, तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो घटनाएं घटी हुई होंगी, जो उसने देखा होगा, उसके मन मस्तिष्क पे उन घटनाओं का जो प्रभाव पड़ा होगा, उनको उसने साहित्यिक भाषा में संस्मरण के रूप में प्रकट किया होगा लेखक ने। तो वो घटनाएं हमें उस समय के, उस तत्कालीन समय के इतिहास की झलक भी दिखाती हैं। तो एक तरह से ये कहा जाए
कि संस्मरण लेखक वास्तव में अपने समय के इतिहास का ही लेखन करता है तो अनुचित नहीं होगा, परंतु हम यहाँ इतिहासकार का वस्तुपरक रूप नहीं देखते हैं। संपूर्ण भावना और जीवन के साथ अपने चतुर्दिक जीवन का सृजन करना यहाँ संस्मरण लेखन का जो उद्देश्य है वो कहा जाएगा। तो इतिहास की तरह विवरण प्रस्तुत करना संस्मरण लेखक का आदर्श नहीं है, बल्कि वैसे विवरण में जान डाल देना, अपनी भाषा से, अपनी लेखन कला से, अपनी संवेदनाओं से, अपनी भावनाओं से इस तरह के लेखन में जान डाल देना संस्मरण लेखक का काम होता है, उसका उद्देश्य होता है। संस्मरण एक तो अपने संबंध में लिखा ही नहीं जाता, और दूसरे यदि ऐसी चेष्टा भी की जाए तो वैसी कृति आत्मकथा के समीप मानी जाएगी, परंतु विषय की दृष्टि से उसका संबंध अन्य व्यक्ति से ही अधिकतर निकट देखा जाता है। तो यही कारण है कि संस्मरण जीवनी के अधिक नजदीक है, न कि आत्मकथा के। तो आत्मकथा के निकट संस्मरण जो है वो कम होता है, जीवनी के नजदीक अधिक होता है। संस्मरण जो है अंग्रेजी में संस्मरण के लिए मेमोयर शब्द हमें मिलता है। बहुत सारे संस्मरण हम देखते हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने मेमोयर्स लिखे हुए हैं। तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत संस्मरण जो है वो एक नई विधा के रूप में सामने आया। अब तो काफी समय से संस्मरण लिखे जा रहे हैं, जब से गद्य लेखन प्रारंभ हुआ। गद्य लेखन के बाद जैसे जैसे हिंदी साहित्य में नई नई विधाओं का जन्म होता गया, वैसे वैसे संस्मरण लेखन भी काफी प्रचलित हो गया। और प्रायः बहुत सारे लेखकों ने, बहुत सारे लेखकों की एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी सूची है, जिन्होंने संस्मरण का प्रचुर साहित्य हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। तो अनेक लेखकों की प्रौढ़ कृतियों में हमें संस्मरण के रूप मिलते हैं। अब कुछ उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे बनारसी दास चतुर्वेदी हैं, पद्म सिंह शर्मा हैं। तो सबसे प्रारंभ में पद्म सिंह शर्मा जैसे लोगों ने संस्मरण लिखना प्रारंभ किया था। बनारसी दास चतुर्वेदी जो है, जिनकी कृपा से संस्मरण तथा हमारे आराध्य जैसी कृतियां हमें प्राप्त होती हैं। और इसी तरह से महादेवी वर्मा ने बहुत सारे संस्मरण लिखे हैं, जिनमें अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, स्मृति की रेखाएं इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं। महादेवी वर्मा का के बहुत सारे संस्मरण हैं। अब जैसे उन्होंने मुंशी प्रेमचंद के साथ अपनी पहली मुलाकात का वर्णन किया है अपने संस्मरणों में, इसी तरह से उन्होंने जयशंकर प्रसाद के साथ अपने पहली मुलाकात का वर्णन किया है, और बड़े ही रोचक ढंग से किया है। अगर पाठक जो है उन संस्मरणों को पढ़ते हैं तो उसमें खो से जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो घटना चलचित्र की तरह उनके मस्तिष्क में चल रही है। इसी तरह से राम वृक्ष बेनीपुरी भी जो है, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे निबंध लिखे हैं। साथ ही साथ उन्होंने संस्मरण भी लिखे हैं, जैसे उनका संस्मरण माटी की मूर्तें एक ऐसी ही कृति है जो हर दृष्टि से बड़ी ही उत्कृष्ट रचना है। देवेंद्र सत्यार्थी का नाम हम ले सकते हैं। संस्मरण लेखकों में इनका बड़ा नाम है। अब जैसे इनके जो संस्मरण हैं, क्या गोरी क्या सांवरी, रेखाएं बोल उठी इत्यादि, अत्यंत प्रसिद्ध हैं, उल्लेखनीय हैं। और ये कृतियां जो हैं वो बहुत ही उच्च कोटि की साहित्यिक रचनाएं हैं। भदंत आनंद कौशल्यायन जो है, उन्होंने अनेक संस्मरण लिखे हैं, जिसे वो न भूल सका, जो लिखना पड़ा, पथ चिन्ह, परिव्राजक की प्रजा। इसी तरह से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का भूले हुए चेहरे,
राहुल सांकेत्यायन को कौन नहीं जानता। राहुल सांकेत्यायन ने ढेर सारे संस्मरण लिखे हैं जिसमें उन्होंने स्टालिन पे, मार्क्स पे, न जाने कितने लोगों के ऊपर लिखा, माओ त्से-तुंग पे लिखा है। तो उनके संस्मरणों में सरदार पृथ्वी सिंह, घुमक्कड़ स्वामी, बचपन की स्मृतियां इत्यादि अत्यंत रोचक हैं और काफी प्रसिद्ध हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की स्मृति लेखा, जो कि संभवतः 80 के दशक में लिखी गई, बहुत ही उच्च कोटि का संस्मरण है। इसी तरह उपेंद्र नाथ अष्ट ने अनेक संस्मरण लिखे जिनमें ज्यादा अपनी कम पर आई, मंटो मेरा दुश्मन आदि काफी प्रसिद्ध हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का समय के पांव, अमृतलाल नागर का जिनके साथ जिया, जैनेन्द्र का ये और वे, रामधारी सिंह दिनकर ने भी संस्मरण लिखे हैं। इनसे वट पीपल का बहुत प्रसिद्ध संस्मरण है। जगदीश चंद्र माथुर का 10 तस्वीरें जिन्होंने जीना जाना। इसी तरह विष्णु प्रभाकर का कुछ शब्द कुछ रेखाएं, शिव पूजन सहाय का वे दिन वे लोग इत्यादि बहुत ही महत्वपूर्ण संस्मरण है। तो मित्रों, संस्मरण जो है वो एक तरह से कहानी जैसी ही एक विधा है जिसमें जो लेखक है वो अपने महसूस किए हुए, देखे हुए यथार्थ का वर्णन उसमें करता है। तो उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो में जो कि विशेष रूप से छात्रों के लिए तैयार किया गया है, तो आपको संस्मरण क्या होता है यह स्पष्ट हो गया होगा। तो मित्रों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स भी दीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। फिर किसी और विधा पे जल्दी कोई वीडियो लेके हाजिर होऊंगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।